सर्कल थर्ड पार्ट में आज हम लोग रिवाइज करेंगे रेडिकल सेंटर क्या होता है, किस टाइप के इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैमिली ऑफ सर्कल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोएक्सियल सर्कल भी हम लोग आज देखने वाले हैं। रेडिकल सेंटर की मैं बात करता हूं। रेडिकल एक्सिस हम लोगों ने निकाली है। रेडिकल सेंटर बेसिकली तीन सर्कल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। रेडिकल सेंटर क्या होता है? रेडिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रेडिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, तो यहां पे ये दो सर्कल अगर मैं ले लेता हूं, ये रेडिकल एक्सिस आ गई। ये दो सर्कल मैंने लिए, ये रेडिकल एक्सिस आ गई। तो इन रेडिकल एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम रेडिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है भाई, ये जो रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल सेंटर बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज रेडिकल सेंटर। ये स्माइल करते रहिए भाई, रेडिकल सेंटर निकालना आपको आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है सर? रेडिकल सेंटर तो सिलेबस में ही नहीं है। नहीं, जेईई में क्या होता है कि कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि वो होते आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स हैं, लेकिन वो पूछने का तरीका ऐसा होता है कि यू कैन नॉट से कि ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। तो इसमें जैसे रेडिकल सेंटर नाम का मैं यूज ही नहीं करूं और अलग तरीके से क्वेश्चन पूछूं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना भाई? तो स्माइल करते रहिए, मस्त रहिए, चिल रहिए, मस्त होके पढ़िए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि उसको रिजोल्व करने की हम लोग पूरी बेहतरीन कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस? एंड अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक जरूर ठोक देना यार। ठीक है, तो ये रेडिकल सेंटर की हम लोग बात कर चुके हैं। डेफिनेशन वाली पार्ट हम लोगों को कवर हो चुका है। नाउ ए सर्कल विथ रेडिकल सेंटर, हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं रेडिकल सेंटर को सेंटर मान के, एंड रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं तो तीनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। ध्यान रखना ये चीज, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ इक्वल होगी। ठीक है ना भाई? एंड इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली यानी 90 डिग्री पे कट करता है। तो सर्कल ऑर्थोगोनल टू 3 सर्कल्स निकालने के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल आपको फाइंड आउट करना है, तो दो दो सर्कल एक बार में लीजिए, उनकी रेडिकल एक्सिस निकाल लीजिए। कोई भी दो रेडिकल एक्सिस निकाल के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल का अगर आप निकालते हैं रेडिकल एक्सिस तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू c/2। s1 माइनस s2 इसमें सीधा कर देंगे। फर्स्ट एंड थर्ड सर्कल का निकालेंगे तो y इक्वल्स टू b/2। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखोगे तो c/2, b/2, ये रेडिकल सेंटर आपका आ जाएगा। दो रेडिकल एक्सिस बस निकालना, तीनों निकालने की कोई नीड नहीं है। फाइंड रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल्स दिस एंड दिस। दो रेडिकल एक्सिस निकालो। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग देम ऑर्थोगोनली। इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करने वाला सर्कल आपको निकालना है। इसका सिंपल सा तरीका बताया था, रेडिकल सेंटर निकालो। एज्यूम रेडिकल सेंटर एज सेंटर। रेडिकल सेंटर को सेंटर मानो। रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो। लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस मान के एक सर्कल हम लोग लिख सकते हैं। तो s1 s2 s3 है, s1 माइनस s2 करेंगे, x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। s2 माइनस s3 करोगे तो 3x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करोगे, रेडिकल सेंटर कितना आ जाएगा? 3,2 आ जाएगा। रेडिकल सेंटर आपका निकल गया। रेडिकल सेंटर निकलने के बाद में किसी भी सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी? किसी भी सर्कल पे निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब पे सेम ही आएगी। तो ये √27 आ जाएगी। तो √27 को रेडियस, रेडिकल सेंटर को सेंटर मान के सर्कल की इक्वेशन अगर आप लिखोगे, सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा। ठीक है ना भाई? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल क्या होता है? A system of circle having same radical axis. A system of circle having same radical axis. जैसे ये दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
ये रेडिकल एक्सिस दोनों हो गई। अब ये तीसरा सर्कल मैंने यहां पर ले लिया। अब तीसरा सर्कल अगर मैंने यहां पर ले लिया तो यहां पे इन दोनों को सर्कल को लो, इन दोनों सर्कल को लो या इन दोनों सर्कल को लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडिकल एक्सिस यही लाइन होगी क्योंकि तीनों सर्कल की कॉमन कोड यही है। एंड दिस इज आल्सो रेडिकल एक्सिस फॉर थ्री सर्कल्स टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, तो इनकी रेडिकल एक्सिस ये होगी। ये फोर्थ सर्कल लेंगे तो भी रेडिकल एक्सिस यही आएगी। तो कितने भी सर्कल आप लो, रेडिकल एक्सिस चेंज नहीं होगी। इस टाइप का सिस्टम ऑफ सर्कल जो होता है उसको हम बोलते हैं कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। लाइक यहां पर दो सर्कल टच कर रहे हैं, ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस होगी। ये तीसरा सर्कल भी यहीं पे टच कर रहा है, सेम पॉइंट पे टच कर रहा है, उसके लिए भी ये रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। तो ये दो सर्कल आप लोगे तो भी यही रेडिकल एक्सिस, ये दो सर्कल लोगे तो भी ये रेडिकल एक्सिस, कोई भी दो सर्कल अगर लोगे तो सेम रेडिकल एक्सिस मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैमिली ऑफ सर्कल की। फैमिली ऑफ सर्कल काफी कुछ कोएक्सियल सर्कल से ही रिलेटेड सा है। हाँ, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हम लोगों ने देखा था। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का परिवार। स्ट्रेट लाइन की फैमिली लिखने के लिए हमें दो स्ट्रेट लाइन की जरूरत होती है, L1 L2 की। L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, जिनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या लिखते थे हम लोग, L1 प्लस लैम्डा L2। इन सेम मैनर अगर दो सर्कल हमारे पास में है S1 S2, दो पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। इनफाइनाइट सर्कल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इन इनफाइनाइट सर्कल्स की अगर कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, S1 प्लस लैम्डा S2 इसकी कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये S1 एक सर्कल है, S2 दूसरा सर्कल है। इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट सर्कल जो हम ड्रॉ कर सकते हैं उनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। बट रिमेंबर लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1। लैम्डा -1 अगर हो जाएगा तो यहां पर हमारे को मिल जाएगा S1 माइनस S2 0। ये क्या हो जाएगी, कॉमन कोड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कॉमन कोड हो जाएगी, यानी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन नॉट ए सर्कल। तो लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं आपको लेना है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड पैरामीटर कुछ ना कुछ और हमारे को देगा, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में निकालते थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, S1 प्लस लैम्डा S2 लगाओ। सबसे पहला काम ये आपको इक्वेशन मिल गई, विच पासेस थ्रू 2,3, जो कि 2,3 से पास हो रहा है। तो 2,3 को सेटिस्फाई करा दो। 2,3 को अगर इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो हमारे को लैम्डा की वैल्यू कितने मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू को वापस से यहां पर पुट करेंगे, देन वी विल गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 19x माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, वही सेम दो सर्कल है, एंड हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस। सेंटर ऑन वाई एक्सिस कब मिलेगा, सेंटर वाई एक्सिस पे, मतलब सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 है। तो जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या होता है, 2g होता है ना। तो g की वैल्यू को बस 0 करना है हमारे को। तो यहां से ये वैल्यू को आप 0 कर दो, कोफिशिएंट ऑफ x को 0 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। उसको वापस से वहां पर पुट करने से हमारे को सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू -2 हमने पुट करी, रिक्वायर्ड सर्कल इतना आ जाएगा। टाइप 2 है, तो अलग अलग टाइप से देखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड लाइन L इक्वल टू 0। अब यहां पे दो सर्कल नहीं दिया है, 2 सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं देके एक सर्कल एंड एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारे को दे दिया। एक लाइन है, ये L इक्वल टू 0 लाइन है, ये सर्कल है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से S प्लस लैम्डा L हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वापस से उसी तरीके से जो अपने को थर्ड पैरामीटर देगा, थर्ड इक्वेशन वो देगा, कुछ ना कुछ नया उसमें रेस्ट्रिक्शन वो लगाएगा, उसका हम लोग यूज कर लेंगे। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। S प्लस लैम्डा L रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट सर्कल को, जो कि 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, विच आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल से पास होते हैं। एक लाइन है y इक्वल टू x प्लस 3, ये इस सर्कल को x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को a एंड b में इंटरसेक्ट कर रही है। आपको पूछा है इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ AB एज डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या हो, लाइन AB ही हो। तो सबसे पहला काम करना है S प्लस लैम्डा L अप्लाई करना है।
भाई फैमिली ऑफ सर्कल सबसे पहले हमारे को लिखना है लाइन एंड सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल पास होते हैं, इनफाइनाइट। उनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है, एस प्लस लैम्डा एल। तो पहला काम कर लिया, एस प्लस लैम्डा एल अप्लाई करा। अगर मैंने निकाल दिया सेंटर निकाला तो माइनस लैम्डा बाई 2 कॉमा लैम्डा बाई 2 सेंटर हो जाएगा। अब हमारे को बोला है कि ए बी जो है उसका डायामीटर है, ए बी अगर उसका डायामीटर है तो ये सेंटर जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू वापस से 3 अगर आप पुट करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x माइनस 3y माइनस ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। टाइप 3, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब पहले पार्ट में 2 पॉइंट क्या थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। सेकेंड पार्ट में 2 पॉइंट क्या थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। एंड थर्ड पार्ट में अपने को डायरेक्टली उसने 2 पॉइंट ही दे दिए हैं कि ये 2 पॉइंट है, अब इनसे पास होने वाले सर्कल की आप फैमिली लिखिए। तो क्या 2 पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला कोई सर्कल लिख सकते हैं क्या, यस वी कैन राइट सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में लिख दो, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो और एस प्लस लैम्डा एल अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, यहां पे प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली वही सेकंड टाइप में ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड लैम्डा की वैल्यू उसी तरीके से निकाल सकते हैं। लाइक फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2, -1, 1, 3 फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। तो पहले तो आपको सर्कल लिखना है जो इन दोनों पॉइंट से पास होगा, डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दी, एस प्लस लैम्डा एल अप्लाई कर दिया। इसके बाद में आप सेंटर निकालेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा, सेंटर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 को लैम्डा की वैल्यू 8/5 आ जाएगी। अगर सेंटर को पुट करूंगा तो लैम्डा इक्वल्स टू 8/5, 8/5 को वापस से सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। टाइप 4, अब यहां पर क्या होगा कि जो 2 अलग अलग पॉइंट आ रहे थे ना, पहले टाइप 1 में 2 पॉइंट थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। टाइप 2 में भी 2 पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। टाइप 3 में डायरेक्टली 2 पॉइंट है, बट टाइप 4 में एक ही पॉइंट है, किसी गिवन लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल्स। यानी एक तरीके से टाइप 2 ही है, टाइप 3 ही है, बस वो दोनों पॉइंट क्या कर जाएंगे, यहां पर कोइंसाइड कर जाएंगे। वो जो 2 पॉइंट थे, अलग अलग तरीके से 2 पॉइंट की बात हो रही थी, वो दोनों पॉइंट अगर कोइंसाइड कर जाएंगे तो इस टाइप का केस बनेगा। एंड इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे विच इज पॉइंट सर्कल। तो ये तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। लाइन की इक्वेशन, इस पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन हमारे को गिवन है और हम क्या अप्लाई कर चुके हैं, एस प्लस लैम्डा एल। आगे का प्रोसेस वही है जो पहले था। ठीक है, तो यहां पे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द लाइन, यानी एल इक्वल टू 0 आपको पता है। कहां पर टच कर रहा है, 1, -2 पे पॉइंट सर्कल लिख दो, तो ये एस हो गया, ये एस हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी। एस प्लस लैम्डा एल अप्लाई करा, कहां से पास हो रहा, 0, से। ठीक है ना भाई, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एस में आपको बता देता हूं, पॉइंट सर्कल x -1 का स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एस प्लस लैम्डा एल अप्लाई करा, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए 0, से सेटिस्फाई कराना मत भूलना। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 पुट करने के बाद में 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू -1, 2 एंड टचेस द सर्कल दिस, कहां पे, ओरिजिन पे। सर इसमें तो आप सर्कल की बात कर रहा हो कि सर्कल को टच कर रहा है, अपन ने तो लाइन को टच करने वाले। कोई बात नहीं है, बहुत कंफर्टेबल। देखिए ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y इक्वल टू 0। इसको ओरिजिन पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। बस सर हमारे को लाइन चाहिए, हमें और कोई लेना देना नहीं है। तो भैया लाइन के लिए आप क्या करो, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो इस सर्कल पे। टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 अगर अप्लाई करोगे तो x1 y1 0, 0 ले लेना। लाइन आपको पता,
पॉइंट सर्कल आपको पता है x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये तो हो गया s, ये हो जाएगा l, ये हो गया लैम्डा, s प्लस लैम्डा l अप्लाई कर दिया। सर्कल कहां से पास हो रहा है, -1,2 से पास हो रहा है, -1,2 से सेटिस्फाई कराओगे, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। पुट करने पे आपको सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर 2x माइनस 3y/2 इक्वल टू 0 मिल जाएगी। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? ये अपना फैमिली ऑफ सर्कल वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड की इक्वेशन हमें पता है। तो एक मेथड तो क्या है, तीनों वर्टिसेस आप निकाल लो, तीनों वर्टिसेस आप निकाल लो और जो ट्राइंगल है उसका सर्कम सर्कल निकाल दो। एक तरीका तो वो हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड तरीका ये है L1 L2 L2 L3 L3 L1, ये हमारे को देगा 2 डिग्री इक्वेशन। इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसको आप सेटिस्फाई करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 डिग्री इक्वेशन हो जाएगी, 2 डिग्री इक्वेशन, ठीक है, जो कि ए बी और सी तीनों को सेटिस्फाई करेगी। भाई ए का कोऑर्डिनेट पुट करोगे तो L1 और L3 दोनों 0 होगा, तो L1 0 हो जाएगा, L3 0 हो जाएगा, L3 L1 0। तो ये ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट तीनों को सेटिस्फाई करने वाली 2 डिग्री की इक्वेशन है। सर्कल इज आल्सो ए 2 डिग्री इक्वेशन। अब सर सर्कल ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसमें आपको क्या करना है, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसमें लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल कर दो, क्योंकि सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होता है एंड एक्स वाई की कोफिशिएंट वो 0 कर दो। एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर कर दो, दो रिजल्ट यहां से मिलेंगे जिससे लैम्डा एंड म्यू रिमूव हो जाएगा। यू विल गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक क्वेश्चन करके भी देखते हैं। मान लो एक ट्राइंगल हम फॉर्म कर रहे हैं जिसका सर्कम सर्कल निकालना है, यानी तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल निकालना है। x माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 है। पहला काम तो हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल अगर अप्रोच से मेरे को जाना है, ये सर्कल की इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली, तीनों वर्टेक्स मैंने निकाल दिए, तीनों वर्टिसेस मैंने निकाल दिए, 2,2, ठीक है भाई, 2,2, 2,0, 4,0, ये 3 वर्टेक्स आ गए। इसमें तीनों ए बी एंड सी का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा दो। जी एफ सी में 3 इक्वेशन मिल जाएगी, तीनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, जी की वैल्यू -3, एफ की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये तो हो गया फंडामेंटल अप्रोच। नेक्स्ट हम बात करें जो हम लोगों ने अभी जस्ट मेथड पढ़ी है, ये L1 L2 L2 L3 म्यू टाइम्स L3 L1, ये L1 बोल दो, ये L2 बोल दो, ये L3 बोल दो, इसको सेटिस्फाई करा दो। इसको सेटिस्फाई कराने के बाद में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो हमारे को लैम्डा बराबर म्यू मिल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 करोगे तो लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू -1 मिल जाएगा, तो लैम्डा म्यू दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। पुट अगर करोगे यू विल गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज कि एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, C1 जिसका सेंटर है, दूसरे सर्कल का सेंटर C2 है। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन सर्कल्स क्या होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑफ 2 सर्कल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल। तो यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, दोनों सर्कल पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट के बीच के एंगल को ही हम बोलेंगे एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स। तो ये एंगल हमारे इस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 पॉसिबल एंगल आएंगे, हम लोग एक्यूट एंगल निकालेंगे tan थीटा का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अगर हम टेंजेंट की इक्वेशंस निकाल सकते हैं तो अदरवाइज हम लोग कोसाइन रूल का यूज करके यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये एंगल मैंने थीटा बोल दिया जैसे, ठीक है। द टेंजेंट एट P, एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, टेंजेंट एट P टू S1, ये जो टेंजेंट है S1 पे वो C1P के परपेंडिकुलर होगी। ये C1P, ये एंगल 90 डिग्री होगा। सर ऐसा क्यों? कि भाई सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हो तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता, वही फंडा यूज करके।
इसी तरीके से टेंजेंट एट पी ऑन S2 सेकेंड सर्कल पे जो टेंजेंट है वो C2P के परपेंडिकुलर होगी। हेंस एंगल बिटवीन टेंजेंट इज इक्विवेलेंट टू एंगल बिटवीन रेडियाई। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? एंगल बिटवीन रेडियाई, यानी ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं कैसे इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब यहां पर ये एंगल देखिए, एंगल जो ये वाला है डॉट 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 से दिख रहा है आपको, और ये रेडियाई के बीच का एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? सेम एंगल हो जाएंगे। और ये एंगल हम लोगों ने थीटा बोला था, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हमने बोल दिया। ये एंगल अगर हमने थीटा बोल दिया, R1 एंड R2 आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो D उनके बीच के सेंटर के बीच के डिस्टेंस है, थीटा हमने बोल दिया कि एक्यूट एंगल है। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू के लिए हम लोग मॉड लगा देंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए मॉड लगाना बहुत जरूरी। भाई एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर एक्यूट मानेंगे तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और ये ऑब्ट्यूज है तो ये एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक्यूट एंगल निकालने के लिए जैसे टेन थीटा वाले केस में, टेन थीटा में लगाते हैं ना मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो उसी तरीके से यहां पर हमने क्या लगा दिया? मॉड, एंड उसके बाद में कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया। कोसाइन रूल तो आपको पता हो गई। तो ये R1 का स्क्वायर इस एंगल के रेस्पेक्ट में करे तो R2 का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2 ये हो जाएगा। R1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, R2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, D का स्क्वायर ये हम लोगों ने लिख दिया, और यहां पर ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 2g1g2 टू f1f2 माइनस c1 प्लस c2। ठीक है, ब्रैकेट में होगा, हालांकि माइनस c1 माइनस c2 भी इसको लिख सकते हैं हम, अपॉन 2r1 पहले सर्कल की रेडियस इंटू दूसरे सर्कल की रेडियस, यहां पर हम लोग लिख देंगे। ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या होगा कि कोई भी दो कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं, कोई भी दो कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया, एओडी में भी हम लोगों ने देख लिया था। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि दो कर्व एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों कर्व परपेंडिकुलर होंगे, यानी एंगल थीटा जो है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री है तो cos थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा 0 तो इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, यानी 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 हम लोग यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से भी आप जज कर सकते हो ये चीज। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली भी ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल हो जाएगा 2g1g2 प्लस 2f1f2 माइनस इक्वल टू c1 c2 हम लोग बोल सकते हैं, या माइनस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये एंगल 90 डिग्री की कंडीशन हो जाएगी। इफ सर्कल्स S1 ये सर्कल है, S2 दूसरा सर्कल है, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो K की वैल्यू निकालो, कंडीशन लगा देंगे ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन, तो K इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। सिंपल सी कंडीशन है, 2g1g2 टू f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट द सर्कल दिस लाइन दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली। अब लाइन को सर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ये तो हमने कोई कंडीशन ही नहीं पढ़ी। हमने सर्कल की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन पढ़ी, लेकिन ये तो कंडीशन हम लोगों ने नहीं पढ़ी सर। अरे नालायकों, हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल। नॉर्मल सर्कल को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती? एंड नॉर्मल का मतलब होता है डायमीटर, यानी ये दो डायमीटर की इक्वेशन है। दो डायमीटर की इक्वेशन तो आपको सेंटर तो मिल गया, खत्म हो गई बात। तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा? माइनस जी कोमा माइनस एफ। दो डायमीटर एक दूसरे को या दो नॉर्मल एक दूसरे को सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंटर विल बी माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो इस सर्कल की इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसमें और इसमें ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगा दो, आपको c1 मिल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कल ऑर्थोगोनल टू 3 सर्कल। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था सर, रेडिकल सेंटर वाले केस में। तो रेडिकल सेंटर वाला कंसेप्ट भी यहां पर यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जो सर्कल है ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इन तीनों सर्कल को उसकी इक्वेशन लिख सकते हो।
ठीक है। और उसके बाद में इन तीनों में एक बार इन दोनों में S1 इक्वल टू 0 एंड S इक्वल टू 0, एक बार S2 इक्वल टू 0 एंड S इक्वल टू 0, एक बार S3 इक्वल टू 0 एंड S इक्वल टू 0। इनमें कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लगा दो, ठीक है। इन दोनों में लगाओगे तो 2G1 2F1 इक्वल टू C प्लस C1। इन दोनों में लगाओगे तो 2G2 2F2 इक्वल टू C प्लस C2। इन दोनों में लगाओगे तो 2G3 2F3 इक्वल टू C प्लस C3। तीन कंडीशन है, तीन अननोन सॉल्व करोगे G, F और C तीनों मिल जाएंगे, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, ये मेथड 1 हो जाएगी। एक और तरीका हम लोगों ने पहले भी देखा था, जो रेडिकल सेंटर वाला कंसेप्ट है, तो दो अप्रोच मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। ये हम लोगों ने पहले कंप्लीट पूरा का पूरा पढ़ लिया। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कॉमन कोड हो जाएगी। कॉमन कोड की इक्वेशन क्या होती है, रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वही होती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन कोड की लेंथ निकालने का भी वही तरीका हो सकेगा। कॉमन कोड की लेंथ अगर आपको निकालना है तो इसकी लेंथ निकालना है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिए हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इसमें अप्लाई करना आपको S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, बस इसमें अप्लाई करना है। यहां पे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे, ये कॉमन कोड की इक्वेशन निकल जाएगी। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस पे भी एक पूरा का पूरा पैराग्राफ, मतलब सर्कल में जनरली क्या होता है ना यार, सर्कल में पैराग्राफ ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। इतनी लंबी चौड़ी इसकी थ्योरी है, सारे कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल की बेसिकली हम लोग बात करेंगे। तो दो सर्कल की अगर मैं बात करूं, दो कॉमन टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक है एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, एक सर्कल ये है, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुई, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुई। इस टेंजेंट के एंड इस टेंजेंट के रेस्पेक्ट में सर्कल्स के सेंटर सेम साइड है, दोनों सर्कल के सेंटर सेम साइड है। ऐसी टेंजेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, दोनों चीज है, दोनों नाम है इसके, ठीक है। तो सेंटर के सर्कल अगर सेम साइड लाई कर रहे हैं टेंजेंट के तो ऐसी को हम DCT बोलेंगे, ठीक है। एक होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसको इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी हम बोलते हैं। लाइक इस तरीके से भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। DCT ऐसे थी भाई, ये कौन सी है, TCT है। अब TCT को देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में सर्कल के जो सेंटर्स है वो अपोजिट साइड है, एक इधर है एक उधर है, एक इधर है एक उधर है, ठीक है। एक दीवार खींच दी हम लोगों ने, एक दीवार खींच दी, तो इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, इंटरनल कॉमन टेंजेंट हम लोग बोलते हैं। पोजीशन ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट देखेंगे, अलग अलग सर्कल की पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितनी जो है DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कितनी हम लोग TCT ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम सारी चीजें देखेंगे। दोनों सर्कल अगर सेपरेटेड है, अलग अलग है, एक इस कोने में है दूसरा उस कोने में, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसमें टोटल 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, तीन टेंजेंट एंड ये 4 टेंजेंट, 2 DCT 2 TCT हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, दोनों सर्कल सेपरेट होने का मतलब क्या है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस यानी D R1 और R2 से इतनी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा होगी। D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस तरीके से, तो क्या होगा, टच कब करेंगे, पहले ये कंडीशन देखो, ये सर ये R1 है ये R2 है, यानी दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगी। एंड इन दिस केस दो हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक ही ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, एक दूसरे को टच कर रहे थे पहले एक्सटर्नली, अब इंटरनली टच कर रहे हैं इस टाइप से, तो यहां पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, टच कब करेंगे, D इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ये दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो, इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये तो R1 हो गया,
ये R2 हो गया, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी दोनों की रेडियस के डिफरेंस के बराबर। तो D इक्वल्स टू मॉड R1 माइनस R2। एक ही कॉमन टेंजेंट आप यहां पर ड्रॉ कर पाएंगे, उसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहां पर आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ क्या ड्रॉ कर पाओगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस तरीके से आ जाएगी। एंड ये इन दोनों के बीच का केस हो जाएगा। ये एक तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक यहां पर इंटरनली टच कर रहे हैं, यहां पर एक्सटर्नली, ये दोनों के बिटवीन वाला केस हो जाएगा। वन सर्कल कंटेन इन अनदर सर्कल, एक सर्कल पूरी तरह दूसरे सर्कल में लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, d लेस देन डिफरेंस ऑफ रेडियस एंड नो कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। भाई इस पे जो टेंजेंट होगी वो डेफिनेटली बाहर वाले सर्कल पे सीकेंट होगी, जो अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट है वो 100%, 101% बाहर वाले सर्कल पे सीकेंट होगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सारी चीजें पूरा पिक्चर वे में इतने बेस्ट तरीके से बताया जा रहा है, क्लियर तो होगी ही होगी। बच्चों इतना बेहतरीन एनिमेशन के साथ में बताया जा रहा है यहाँ पे सारी चीजें इतने बेहतरीन तरीके से, तो फटाफट से एक बार लाइक बटन जरूर ठोक देना सारे बच्चे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की। सर कॉमन टेंजेंट तो दो कॉमन टेंजेंट होती, किसके लेंथ की आप बात करोगे? पहले हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ की। ये C1 C2 को ज्वाइन करा, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी, अब C1 से A को ज्वाइन करूंगा तो उस पे परपेंडिकुलर बनेगा, इसी तरीके से B पे परपेंडिकुलर। अब मैं C2 से AC1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने AC1 पे, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा क्या? ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी R1 माइनस R2, ठीक है। ये D है, ये एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, इसमें फॉर्मूला मैंने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम वाला, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू D, यानी लेंथ ऑफ DCT विल बी इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालोगे उसी तरीके से, तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी एंड दोनों सर्कल के सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने किया, सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर मैंने कर दिया तो यहां पे इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सटेंड करा, यहां से C2 से मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड किया, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये R2 है, ये R1 है, तो ये भी R1 हो जाएगा, तो ये लेंथ R1 प्लस R2 हो जाएगी, ये लेंथ R1 प्लस R2, ये D है, ये इंटरनल कॉमन टेंजेंट है, तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट यानी लेंथ ऑफ TCT कितना हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर। जरा देखना, लेंथ ऑफ DCT स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, एंड TCT अगर मेरे को लिखना है तो D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है भाई। सबसे पहले DCT की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मैंने ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो C1 C2 को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट C1 C2 को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, तो ये दो ट्राइंगल जो होंगे ना वो सिमिलर ट्राइंगल आपको लोगों को नजर आएंगे। एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा आपको वाइट वाइट थोड़ा सा, ठीक है, एंड एक ट्राइंगल ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या दिखेंगे, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, तो यहां से मैं PC1 अपॉन PC2 क्या बोल सकता हूं, R1 अपॉन R2 बोल सकता हूं। यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट C1 C2 को R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करती है, बट एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड करती है, एक्सटर्नली। C1 का कोऑर्डिनेट आपके पास में है, C2 का कोऑर्डिनेट आपके पास में है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि R1:R2 आपके पास में है, ये पॉइंट P निकल जाएगा। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला एंड पॉइंट P से फिर किसी भी सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो अपने को बस P का कोऑर्डिनेट निकालना है
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है C1 C2 के साथ में, वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। एंड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला आप यूज कीजिए, एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला। P निकल जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। इसी तरीके से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन अगर मेरे को लिखना है तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होती है C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करती है R1:R2 के रेशियो में, ये इंटरनली डिवाइड करेगी। तो आप Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। Q का कोऑर्डिनेट अगर निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद में आपको क्या काम करना है, उसके बाद में आपको एक्सटर्नल डिवीजन वाला, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन लिखने वाला जो रिजल्ट था उसका यूज करके टेंजेंट की इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना, P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, Q इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू C1 C2। ये ध्यान रखना, C1 C2 के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएंगे P एंड Q विथ रिस्पेक्ट टू C1 C2, या C1 Q C1 C2 C1 P आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको कंप्लीटली हम लोग समझते हैं। फाइंड कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² = 1, x-1² y-3² = 4। साथ ही साथ आप इसमें ये भी आप निकाल दीजिए कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स बन सकती है, क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए वो भी जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग लेंथ भी इनकी कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब सारा सब कुछ जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो सब कुछ इसमें अप्लाई हम लोग कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने C1 C2 निकाला, ये √10 आ रहा है, R1 है 1, R2 है 2, तो C1 C2 जो हो जाएगा वो R1 + R2 से ज्यादा है, यानी टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की अगर मेरे को लेंथ बतानी है तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की लेंथ 3 आ जाएगी, इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहां से ये चीज देख भी सकते हैं हम लोग कि एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो है इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ से ज्यादा है। अब हमारे को इक्वेशन अगर लिखनी है तो एक तो हमारे को R पॉइंट पता होना चाहिए, T पॉइंट पता होना चाहिए। R डिवाइड करेगा C1 C2 को एक्सटर्नली 1:2 के रेशियो में। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के मैंने किया तो -1, -3 आ जाएगा। T भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली, तो 1/3, 1 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता होगा ही होगा। ठीक है, तो y यहाँ पे t के इस r के रेस्पेक्ट में अगर करूंगा तो y - y1, तो y + 3 हो जाएगा = m, x - x1 यानी x + 1 आ जाएगा। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आपकी आ गई। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 के इक्वल करो, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। एक m की वैल्यू अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब वो वहां पर जो टेंजेंट होगी y एक्सिस के पैरेलल होगी, एंड एक m की वैल्यू 4/3 आ रही है, तो एक टेंजेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी, एक की आ जाएगी, ये DCT की इक्वेशन हो जाएगी। TCT की अगर इक्वेशन लिखनी है तो ये t का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने पहले ही लिख दिया था। t से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर भी रेडियस के इक्वल करेंगे, तो ये दो इक्वेशन हमारे को मिल जाएगी। ठीक है, एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले वाला अप्रोच पे हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहां से भी हम लोग देख के इसकी इजीली वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम से देखना, बस इसको विजुअलाइज करना है अपने को। ठीक है, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये दो सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगी। तो एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है, यानी x = 0 एंड y = 0। दैट्स इट, चैप्टर इज फिनिश, सब कुछ फिनिश मैंने कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया है कि अच्छे से आप लोगों का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, कोई भी एग्जाम्पल नहीं रहे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। Now it's time to revise the whole chapter with mind maps. Mind maps में आप लोगों को बता देता हूं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, माइंड मैप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए माइंड मैप कैसे है,
माइंड मैप सर्कल के स्टार्टिंग में डेफिनेशन पार्ट हम लोगों ने देखा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म हम लोगों ने देखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा है, स्पेशल केसेस हम लोगों ने देखे, ठीक है, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन हम लोगों ने देख लिया, बहुत सारा पार्ट है यहाँ पे, डायमेट्रिक फॉर्म बहुत बड़ा चैप्टर है, बट ये सारा का सारा पार्ट बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में अरेंज्ड वे में आपको ये मिल जाएगा माइंड मैप में, जिसको अगर आप रिवाइज करोगे तो बहुत फास्ट, बहुत कम टाइम में आप रिवाइज कर पाओगे। रेडिकल सेंटर, कोएक्सियल सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स, ये सारा का सारा पार्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला पार्ट जो हम लोगों ने आज देखा है, इनकी इक्वेशंस कैसे निकालनी है, लेंथ कैसे निकालनी है, पूरा कंप्लीट पोर्शन आप लोगों को दिख जाएगा, मतलब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में सारी चीज आपको मिल जाएगी। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं ई सरल ऐप से, मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, ई सरल ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, उसमें स्क्रीन पर अगर आप देखोगे सबसे ऊपर एक गिफ्ट वाउचर का साइन होगा, इंस्टॉल करने के बाद में उस पर आप क्लिक करोगे तो जेईई रिवीजन बस आपको कोड डालना है, जिससे आप ई सरल मैथ्स रिवीजन सीरीज, ई सरल फिजिक्स रिवीजन सीरीज, ई सरल केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज सबका कंप्लीटली फ्री एक्सेस आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से आप तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।